for the issuer to repurchase or redeem that instrument for cash or another fixed assets on exercise of the put. अगर ऐसा ऑप्शन है कि हम अपना ऑब्लिगेशन क्या कर सकते हैं, पुट कर सकते हैं, इन दैट सर्कमस्टांसेस वो हमारे लिए क्या बन जाएगा, इट्स बिकम अवर फाइनेंशियल लायबिलिटी। अगर ऐसे इंस्ट्रूमेंट कुछ स्पेसिफिक कंडीशन के साथ हैं या ऐसे इंस्ट्रूमेंट इश्यूअर की स्पेसिफिक कंडीशन के साथ हैं तो वो इस कैटेगरी में नहीं आएंगे। अगर कोई स्पेसिफाइड कंडीशंस दी हुई हैं या तो इश्यूअर ने या इंस्ट्रूमेंट के साथ, तो वो पुटेबल ऑर्डिनरी शेयर्स की कैटेगरी में नहीं आएंगे। लेकिन अगर ऐसी कोई कंडीशन नहीं है और हमारे पास ये ऑप्शन अवेलेबल है तो वो हमारे लिए क्या हो जाएंगे, पुटेबल ऑर्डिनरी शेयर्स। तो हमने जो अभी प्रीवियस डेफिनेशन समझी थी इक्विटी इंस्ट्रूमेंट की, उसमें क्या समझा है, नॉन पुटेबल ऑर्डिनरी शेयर्स आर इक्विटी इंस्ट्रूमेंट। इट मींस पुटेबल इक्विटी या ऑर्डिनरी शेयर्स आर नॉट इक्विटी इंस्ट्रूमेंट। तो जो हमारे लिए पुटेबल है ये हमारे लिए इक्विटी का हिस्सा नहीं है। सेकंड वन इज प्रेफरेंस शेयर। प्रेफरेंस शेयर हमको मालूम है क्या होता है, जिसके पास वेरियस राइट अवेलेबल होते हैं, रिडम्पशन का ऑप्शन अवेलेबल होता है इन अ स्पेसिफाइड पीरियड। पुटेबल और नॉन पुटेबल का एग्जाम्पल क्या होगा, ऑर्डिनरी इक्विटी शेयर इज नॉन पुटेबल, जिसमें कोई ऑप्शन नहीं होता। पुटेबल का एग्जाम्पल क्या होगा, इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर। किसका एग्जाम्पल है, पुटेबल का कि नॉन पुटेबल का, नॉन पुटेबल का। और जब हमने कॉल और पुट ऑप्शन जो होता है एसोसिएटेड कॉल एंड पुट ऑप्शन, मैंने प्रेफरेंस शेयर को ये ऑप्शन दे दिया कि आफ्टर पीरियड ऑफ 7 ईयर आप अपना ऑप्शन पुट कर सकते हो टू द कंपनी, और कंपनी को भी करना पड़ेगा। इन दैट सर्कमस्टांसेस दैट ऑप्शन इज पुटेबल। तो वो क्या हो जाएगा, पुटेबल ऑर्डिनरी शेयर्स। नॉर्मली कंडीशन, स्पेसिफाइड कंडीशन, इसीलिए जो हमने लिखा है इंस्ट्रूमेंट स्पेसिफाइड कंडीशन और इश्यूअर स्पेसिफाइड कंडीशन। कंडीशन इंस्ट्रूमेंट के साथ भी हो सकती है और कंडीशन इश्यूअर के साथ भी हो सकती है। तो दोनों ही चीजें यहाँ पे कंसिडरेशन में आके खड़ी हो जाएंगी व्हाइल डिसाइडिंग कि ये पुटेबल ऑर्डिनरी शेयर है या नहीं है। जब हम प्रेफरेंस की बात करेंगे तो प्रेफरेंस शेयर क्या होता है, प्रेफरेंस के पास वेरियस राइट अवेलेबल होते हैं। कितने तरह के प्रेफरेंस शेयर होते हैं, कौन कौन से राइट अवेलेबल होते हैं, 2 राइट, रिपेमेंट ओवर कैपिटल एट द टाइम ऑफ लिक्विडेशन एंड पेमेंट ओवर डिविडेंड, कि जब इक्विटी को डिविडेंड देना तो उसके पहले किसको डिविडेंड देना, प्रेफरेंस को। कितने तरह के प्रेफरेंस शेयर होते हैं, टोटल कितने टाइप के होते हैं प्रेफरेंस शेयर, 7 तरह के प्रेफरेंस शेयर होते हैं। क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर, नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर, रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर, इरिडीमेबल होता ही नहीं है अब, कन्वर्टिबल प्रेफरेंस शेयर, नॉन कन्वर्टिबल, पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर, नॉन पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर। टोटल 7 कैटेगरी ऑफ प्रेफरेंस शेयर हमारे पास अवेलेबल होती है। सबके राइट, सबकी कहानी अलग अलग हो सकती है। कंपनीज एक्ट ने हमको परमिशन दी हुई है, हम डिफरेंट राइट के प्रेफरेंस शेयर इशू कर सकते हैं। सो उसमें एक रिडम्पशन ऑप्शन होता है। रिडम्पशन ऑप्शन में अगर हमारे पास रिडम्पशन ऑप्शन अवेलेबल है किसका, होल्डर का, तो वो क्या बन जाएगा, इट्स बिकम फाइनेंशियल लायबिलिटी। अगर हमने ये ऑप्शन किसको दे दिया, होल्डर को, तो वो हमारे लिए क्या बन जाएगी, फाइनेंशियल लायबिलिटी बन जाएगी। और अगर इश्यूअर पे है तो वो फाइनेंशियल लायबिलिटी की कैटेगरी में नहीं आएगी। कॉल और पुट ऑप्शन वाली जो कहानी थी वो यहां पे भी एप्लीकेबल हो गई कि हम प्रेफरेंस शेयर की बात करें तो क्या प्रेफरेंस शेयर इज अ फाइनेंशियल लायबिलिटी, यस इफ
ऑप्शन अवेलेबल विथ होल्डर, कि वो क्या कर सके, अपने ऑप्शन को एग्जीक्यूट कर सके, कि वो पैसा कंपनी से वापस ले सके। तो वापस लेने का अधिकार अगर दे दिया प्रेफरेंस को तो इट्स बिकम फाइनेंशियल लायबिलिटी फॉर कंपनी। और अगर नहीं दिया, मेरे पास है, मेरी इच्छा होगी तब वापस कर दूंगा, तो वो मेरे लिए फाइनेंशियल लायबिलिटी नहीं है, देयर इज नो ऑब्लिगेशन, इसलिए वो फाइनेंशियल लायबिलिटी की कैटेगरी को बिलोंग नहीं करेगा। लेकिन जिस समय इश्यूअर इस ऑप्शन को एक्सरसाइज करने के लिए तैयार हो जाएगा, उसके पास ऑप्शन है कि वो पैसा वापस कर सके और अपने प्रेफरेंस को रिडीम कर सके, तो नॉर्मल केस में उसके पास फाइनेंशियल लायबिलिटी नहीं है। लेकिन जैसे ही उसने ये रिजोल्यूशन पास कर लिया कि अगले साल हमको ये वापस करना है, इट्स बिकम फाइनेंशियल लायबिलिटी। एक्सेप्शनल केस आ गया हमारे सामने। नॉर्मल कंडीशन में अगर इशूअर के पास राइट है कि वो जब चाहे तब हमारे प्रेफरेंस शेयर को रिडीम कर सकता है, तो इन दैट सर्कमस्टांसेस दैट इज नॉट अ फाइनेंशियल लायबिलिटी। लेकिन जब वो ये डिसाइड कर ले कि मैं वापस कर रहा हूं पैसा, इट्स बिकम फाइनेंशियल लायबिलिटी। और अगर हमारे पास प्रेफरेंस शेयर नॉन रिडीमेबल है तो, जो हो नहीं सकते लॉजिकली, पर हमारे इंडेस में वो क्लॉज दिया हुआ है कि अगर ऐसी सिचुएशन होगी तो हम क्या करेंगे, दूसरे सारे राइट को देखेंगे एंड उस बेसिस पे डिसाइड करेंगे। नॉर्मली तब वो प्रेफरेंस की जगह इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर है तो वो किस में आ जाएगा, नॉन पुटेबल इक्विटी इंस्ट्रूमेंट, जिसको हमको कभी वापस नहीं करना है। डिस्ट्रीब्यूशन टू होल्डर ऑफ अ प्रेफरेंस शेयर, क्यूमुलेटिव हो या नॉन क्यूमुलेटिव हो, अगर डिस्क्रिशनरी इशूअर के पास अवेलेबल है तो वो किस कैटेगरी में चला जाएगा, इक्विटी इंस्ट्रूमेंट के। और अगर डिस्क्रिशनरी नहीं है, प्रॉफिट है तो देना है, ये ऑब्लिगेशन है, तो इन दैट सर्कमस्टांसेस वो इक्विटी इंस्ट्रूमेंट की कैटेगरी में नहीं जाएगा, वो किस में रहेगा, प्रेफरेंस शेयर की कैटेगरी में ही रहेगा। और प्रेफरेंस शेयर की कैटेगरी में रहेगा तो इट्स अ फाइनेंशियल लायबिलिटी प्राइमा फेसी। प्राइमा फेसी वो क्या है, इट्स अ फाइनेंशियल लायबिलिटी। वारंट और रिटर्न कॉल ऑप्शन, तो इसमें उसके पास क्या होता है, नॉन पुटेबल ऑर्डिनरी शेयर एक्वायर करने की बात होती है कैश के बदले में। तो एक के लिए फाइनेंशियल एसेट, दूसरे के लिए फाइनेंशियल लायबिलिटी, इट्स बिकम फाइनेंशियल एसेट एंड लायबिलिटी, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट की कैटेगरी को बिलोंग करेगा। डेरिवेटिव, डेरिवेटिव क्या होता है, जिस 3 कंडीशन है डेरिवेटिव की, क्या है वो 3 कंडीशन, अंडरलाइंग एसेट की वैल्यू पे बेस्ड होती है। अंडरलाइंग एसेट कोई भी हो सकती है, इंटरेस्ट रेट हो सकता है, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट प्राइस हो सकती है, कमोडिटी प्राइस हो सकती है, फॉरेन एक्सचेंज हो सकता है, प्राइसेस ऑफ स्टॉक एक्सचेंज हो सकती है, क्रेडिट रेटिंग हो सकती है, क्रेडिट इंडेक्स हो सकता है, और कोई और फैक्टर हो सकता है विच मे बी नॉन फाइनेंशियल। दूसरा, नो इनिशियल और वेरी लेस इन्वेस्टमेंट। जब हम डेरिवेटिव ट्रांजैक्शन में एंटर करते हैं तो हमारा इन्वेस्टमेंट क्या होता है, कम होता है एज कंपेयर टू अदर ट्रांजैक्शन। एंड थर्ड वन इज इट इज सेटल्ड एट फ्यूचर पीरियड। वो कब होता है, फ्यूचर पीरियड में। नॉर्मली वो कैश में सेटल हो या डिलीवरी से सेटल्ड हो, दोनों ही किस कैटेगरी को बिलोंग करेंगे, डेरिवेटिव्स को। कैश में सेटल का एग्जांपल फ्यूचर ऑप्शन, दोनों हो सकते हैं, और डिलीवरी में सेटलमेंट का फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट। और कैश में सेटल का और कोई एग्जांपल, स्वैप, स्वैप हो सकता है क्या,
नहीं। स्वैप डील क्या होती है? स्वैप क्या होता है? स्विच ओवर फ्रॉम वन कॉन्ट्रैक्ट टू अनदर विच इज ऑलवेज सेटल्ड इन कैश। तो इसलिए हम ये नहीं बोल सकते कि सेटल्ड इन कैश में नहीं आता। इट इज ऑलवेज सेटल्ड इन कैश। फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट इज अ सिंपल डेरिवेटिव, आप सबको मालूम है। कब सेटल होता है? फ्यूचर डेट पे। डिलीवरी नॉर्मली इसमें मैंडेटरी होती है एंड बोथ पार्टीज का ऑब्लिगेशन एग्जिस्ट होता है। हमने सिंगल ऑब्लिगेशन के साथ भी सिचुएशन को डील किया। कौन सा कॉन्ट्रैक्ट होता है वो? करेंसी ऑप्शन या ऑप्शन फॉरवर्ड। इस सारे कॉन्ट्रैक्ट में जो रेट एप्लीकेबल होता है वो रेट कौन सा होता है? फॉरवर्ड रेट। ऑप्शन क्या होता है? इट इज ऑल्सो अ डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट। बोथ पार्टीज टू अ फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट हैव एन ऑब्लिगेशन टू परफॉर्म। किसमें होता है ये? फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में दोनों पार्टी का ऑब्लिगेशन होता है। ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट में सिर्फ राइटर का ऑब्लिगेशन होता है, होल्डर का ऑब्लिगेशन नहीं होता। तो ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट में होल्डर, उसकी अगर बेनिफिट मिल रहा है, फेवरेबल कंडीशन है, तो वो कॉन्ट्रैक्ट को एग्जीक्यूट करता है। अनफेवरेबल कंडीशन है, इग्नोर कर देता है। The nature of holders' right and writers' obligation are not affected by change in price. अगर कोई प्राइस में चेंज आ जाता है तो इनके राइट पे इसका कोई फर्क नहीं पड़ता है। और ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूट कब होता है, एक्सरसाइज कब होता है, ये किसके ऊपर डिपेंड करता है? होल्डर के ऊपर। तो होल्डर ने अगर इनिशिएटिव लिया है उसको एक्सरसाइज करने का तो ही ये कॉन्ट्रैक्ट पूरा होगा, अदरवाइज ये कॉन्ट्रैक्ट पूरा नहीं होगा। और कितने तरह के होते हैं? फ्यूचर एक्सचेंज, इंटरेस्ट रेट, करेंसी स्वैप, इंटरेस्ट रेट कैप्स, कॉलर्स एंड फ्लोर्स, लोन कमिटमेंट्स, नोट इशुएंस, स्वैप डील, ये सब क्या है? दीज ऑल आर other type of derivative instrument. Okay? Currency swap क्या होता है? I believe आप सबने FM में पढ़ा है। करेंसी ऑप्शन मतलब स्विच ओवर फ्रॉम वन करेंसी कॉन्ट्रैक्ट विथ अनदर करेंसी कॉन्ट्रैक्ट, एज सिंपल एज दैट। दो पार्टी इंडिया में बैठी हैं, आप और मैं। आपको रुपी में लोन लेना है और मेरे को डॉलर में लोन लेना है। आपकी एक सब्सिडरी कंपनी यूएस में भी है, उसको डॉलर में लोन सस्ता मिल जाएगा, मेरे को महंगा मिलेगा। आपने अपनी कंपनी को बोला कि डॉलर का लोन ले लो, मेरे को बोला रुपी का लोन ले लो, और हमने आपस में एक्सचेंज कर लिया। इज अ करेंसी। इंटरेस्ट रेट स्वैप में क्या होता है? इंटरेस्ट रेट स्वैप में दोस्त करेंसी सेम होती है, करेंसी अलग अलग नहीं हो सकती। इंटरेस्ट रेट स्वैप मतलब स्विच ओवर फ्रॉम वेरिएबल इंटरेस्ट टू फिक्स्ड और फिक्स टू वेरिएबल। जब हम वेरिएबल इंटरेस्ट रेट से फिक्स इंटरेस्ट रेट के लिए और फिक्स इंटरेस्ट रेट से वेरिएबल इंटरेस्ट रेट के लिए ट्रांजैक्शन में एंटर करते हैं तो वो क्या होता है? इंटरेस्ट रेट स्वैप। और इंटरेस्ट कम करेंसी मतलब एक फॉरेन करेंसी फिक्स्ड में, दूसरी करेंसी फ्लक्चुएटिंग में। तो फ्लोटिंग फिक्स से वन करेंसी अनदर करेंसी, दोनों के फीचर आ गए, तो वो क्या हो गया? इंटरेस्ट कम करेंसी स्वैप।
आई बिलीव कि ये सारे आपने एफएम में पढ़े हुए हैं, वो तो फिर रिस्क आप जितनी लेना चाहो आप ले सकते हो, स्वतंत्र हो, पूरा सिलेबस छोड़ के जा सकते हो। नॉर्मली ये माना जाता है कि ये पढ़ लिया होगा, दैट्स व्हाई आई एज्यूम कि आप सब एक्सपर्ट बन चुके हैं। चलिए, तो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ अदर। फ्यूचर भी किसका पार्ट है? अदर का। फ्यूचर में नॉर्मली क्या होता है? सेटलमेंट इन कैश। और इसका दूसरा फीचर क्या होता है? इट इज ट्रेडेड थ्रू रिकॉग्नाइज एक्सचेंज। किसी रिकॉग्नाइज एक्सचेंज में ट्रेड होता है और सेटलमेंट कैश में होता है। नॉर्मली इसमें डिलीवरी इन्वॉल्व नहीं होती, लेकिन ऑप्शन अवेलेबल है विद द होल्डर। अगर आपको डिलीवरी चाहिए तो 3 दिन पहले कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने की जो ड्यू डेट है उससे 3 वर्किंग डे पहले आपको एक्सचेंज को ये इंटीमेट करना होता है कि यू नीड डिलीवरी। तो एक्सचेंज फिर आपको डिलीवरी अरेंज करके देता है। वो किसको बोलेगा? वो राइटर को जाके बोलेगा कि सामने वाला डिलीवरी मांग रहा है, डिलीवरी दो। तो दैट रेयरली ऐसा होता है। नॉर्मली इट इज सेटल्ड इन कैश। तो फॉरवर्ड और फ्यूचर का बेसिक डिफरेंस यही है कि फॉरवर्ड इज सेटल्ड इन डिलीवरी, फ्यूचर इज सेटल्ड इन कैश। फॉरवर्ड इज नॉट rotate through any exchange, future is always rotate through any exchange. पेज नंबर 9 आप सबके पास अवेलेबल है और आपको क्या करना है आपको मालूम है? बता देता हूं, कर लो फिर बता देता हूं। क्वेश्चन नंबर 6, 5 मिनट 3 मिनट आपके पास, 32 आइटम है मात्र। टू आइटम्स हैं सिर्फ, जिसके आगे ये लिखना है कि ये फाइनेंशियल असेट है या फाइनेंशियल लायबिलिटी है या कुछ भी नहीं है।
ऐसी कोई आइटम जिसमें कोई डाउट हो? सारी आइटम ऐसी हैं जिसमें डाउट है। कैश फाइनेंशियल असेट, कैश इक्विवेलेंट फाइनेंशियल असेट, बैंक फाइनेंशियल असेट, डिपॉजिट गिवन फाइनेंशियल असेट। अच्छा आगे पीछे हो गए, आगे पीछे हो गए, सॉरी, मैं आपकी वाली शीट से देख लेता हूं। कैश फाइनेंशियल असेट है, कैश इक्विवेलेंट फाइनेंशियल असेट है, वारंटी ऑब्लिगेशन नॉट एन फाइनेंशियल असेट और लाइबिलिटी, गोल्ड नॉट एन फाइनेंशियल असेट, डिपॉजिट रिसीव्ड फाइनेंशियल लाइबिलिटी, prepaid expenses not a financial asset, trade and other payable is a financial liability, gold bond held is a financial asset, gold is not, bond है so it's a financial asset, bills payable financial liability, loan including bank loan financial liability, investment in equity share financial asset, advance given for goods and services not a financial asset कि financial asset है? जरूरी है कि गुड्स एंड सर्विस रिसीव्ड होगी ही सही? नहीं, गुड्स या सर्विस रिसीव्ड होना है, पर रिसीव्ड होगी ये मैंडेटरी है? मैंडेटरी तो नहीं है। क्यों बैलेंस शीट बनाते हो तो उसमें लिखते हो ना रिकवरेबल इन ईदर कैश और काइंड, तो फिर ये तो सोचा ही नहीं। यस, prima facie it is for goods and services, that's why it is not a financial asset or a liability. Financial lease for leasee, leasee के लिए क्या है? is a financial liability. हाँ, अब वो असेट की तरफ जा रहा था इसलिए तो मैंने बोला, तेरा पड़ोसी असेट की तरफ जा रहा था। Promissory note payable in government bonds, it's a financial liability. Trade and other receivable financial asset, investment in debenture financial asset, perpetual debt instrument held financial liability, property plant and equipment not a asset or a liability, bank balance financial asset, deferred revenue not, advance received for goods and services not, intangible asset not, financial guarantee received, फाइनेंशियल गारंटी मुझे मिल गई तो मेरे लिए फाइनेंशियल असेट है ना। फाइनेंशियल गारंटी इज अ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। दो ही तरह के ऐसे इंस्ट्रूमेंट आपको बताएं, फाइनेंशियल गारंटी और लेटर ऑफ क्रेडिट। फाइनेंशियल गारंटी आपको मिली, आपके लिए असेट है। फाइनेंशियल गारंटी आपने दी, आपके लिए फाइनेंशियल लायबिलिटी है। इनकम टैक्स नॉट, ऑपरेटिंग लीज नॉट, फाइनेंशियल गारंटी गिवन फाइनेंशियल लायबिलिटी, फाइनेंशियल लीज लेसर के लिए फाइनेंशियल असेट, प्रॉमिसरी नोट टू रिसीव्ड गवर्नमेंट बॉन्ड्स फाइनेंशियल असेट, ऑपरेटिंग लीज लेसर के लिए नॉट, इन्वेंट्री नॉट, डिपॉजिट गिवन फाइनेंशियल असेट।
बिल्स रिसीवेबल फाइनेंशियल असेट। सो ये हमारे लिए क्या हो गया? दैट इज अवर डेफर्ड रेवेन्यू। का मतलब क्या होता है पहले तो ये समझे। डेफर्ड रेवेन्यू मतलब अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर ऑलरेडी बीन इनकर्ड नॉट येट राइट ऑफ, लाइक प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, पब्लिक इशू एक्सपेंसेस, अंडरराइटिंग कमीशन, heavy advertisement और shifting expenses incurred by the organization, जिसका बेनिफिट फ्यूचर में मिलेगा ऐसा हम मानते हैं। तो जब ये सारी चीजें होंगी तो वो रिकवरेबल है क्या? आपने अंडरराइटर को कमीशन दे दिया, क्या आपको वापस मिलेगा? नहीं मिलेगा। प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस दे दिए कंपनी के इनकॉर्पोरेशन के लिए, क्या वापस मिलेंगे? तो इसलिए ये उस कैटेगरी को बिलोंग नहीं करेगा। दैट इज डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। जो हम डेफर्ड रेवेन्यू का मतलब क्या होता है जी? प्रॉमिसरी नोट में आपको क्या मिल रहा है? प्रॉमिसरी नोट के बदले में आपको गवर्नमेंट सिक्योरिटी मिल रही है या आपको गवर्नमेंट सिक्योरिटी देना है? एक फाइनेंशियल एसेट, दूसरी फाइनेंशियल लायबिलिटी। आपको क्या मिलने वाला है? या तो हमको उसके बदले में कैश मिले या कोई और फाइनेंशियल एसेट मिले। तो गवर्नमेंट सिक्योरिटी इज अ फाइनेंशियल एसेट, यस। एक फाइनेंशियल एसेट के बदले में दूसरी फाइनेंशियल एसेट मिल रही है। आपके पास प्रॉमिसरी नोट है, आपसे प्रॉमिसरी नोट लेके आपको मैं गवर्नमेंट सिक्योरिटी दे दूंगा। इन एक्सचेंज ऑफ दैट आपको क्या मिल गया? दूसरी एसेट मिल गई। तो दैट इज योर फाइनेंशियल एसेट। मेरे लिए इट्स अ फाइनेंशियल लायबिलिटी, क्योंकि मैंने आपको दिया। उसके बदले में आपको क्या मिलेगा? या तो फिजिकल गुड्स मिलेगा या सर्विसेज मिलेंगी। इज नॉट एन इंस्ट्रूमेंट, इज नॉट अ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। और फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट नहीं है तो फाइनेंशियल एसेट लायबिलिटी की कैटेगरी में कैसे आएगा भाई? क्या लिखा है? हेल्ड मतलब मैंने खरीद के रखा है, तो आपके लिए असेट है, आपके लिए असेट है, और सामने वाले के लिए लायबिलिटी है। इट्स अ फाइनेंशियल असेट। सॉरी, अगर मैंने फाइनेंशियल लायबिलिटी बोला तो इट्स अ फाइनेंशियल असेट। हेल्ड है तो असेट है, और दिया हुआ है तो लायबिलिटी है। और कोई कंफ्यूजन इसमें? अभी तक की जो स्टोरी हमने पढ़ी वो हमारे सामने कंक्लूजन सामने सारे रखे हुए हैं। नॉर्मली 32 आइटम बैलेंस शीट के अंदर आके खड़ी होती है, इसके अलावा तो कोई और आइटम नहीं आती। सारी आइटम हमने कवर कर ली कि वेदर इट इज फाइनेंशियल एसेट और नॉट, फाइनेंशियल लायबिलिटी और नॉट। चलिए आगे चलें अपन। क्लासिफिकेशन। हमको अपनी फाइनेंशियल एसेट को क्या करना होता है? क्लासिफाई करना होता है। कैसे क्लासिफाई करना होता है? तो हमारे पास कुछ मेथड्स अवेलेबल हैं जिस बेसिस पे हम क्या करेंगे? क्लासिफाई करेंगे। जो किसने रिकमेंड करी? बाय इंड एस।